हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा वो है 2024 में जो जेकेएसएसबी ने एफए का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। तो उस एग्ज़ाम पेपर में से मैं आपके लिए अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस लेकर कर आई हूँ, तो उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है फिक्स्ड कॉस्ट इज़ अ कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, कैसी कॉस्ट होती है। विच चेंजेस इन द टोटल इन प्रोपोर्शन टू चेंजेस इन आउटपुट, विच इज़ पार्शली फिक्स्ड एंड पार्शली वेरिएबल इन रिलेशन टू आउटपुट, विच डू नॉट चेंज इन टोटल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड डिस्पाइट चेंजेस इन आउटपुट, या विच रिमेन सेम फॉर द ईच पीरियड ऑफ आउटपुट। तो देखो, फिक्स्ड कॉस्ट का बेसिक कंसेप्ट याद रखो। फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं होती है, चाहे प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा हो, विद इन अ रेलिवेंट रेंज एंड गिवन टाइम पीरियड। जैसे फैक्ट्री का रेंट, मैनेजर की सैलरी, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, वो भी स्ट्रेट लाइन वाला। ठीक है, तो अगर आप आज 100 यूनिट्स बनाओ या 500 यूनिट बनाओ, रेंट आपका सेम रहेगा। इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट आउटपुट से इंडिपेंडेंट होता है। अब ज़रा ऑप्शंस को हम लोग दोबारा से डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए में बोला विच चेंजेस इन टोटल in proportion to changes in output. Now this option is wrong. क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन है, जैसे रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस। पर आपको तो फिक्स्ड कॉस्ट पूछा है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन बी में आपको बोल रहे हैं विच इज़ पार्शली फिक्स्ड एंड पार्शली वेरिएबल इन रिलेशन टू आउटपुट। सो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट या मिक्स्ड कॉस्ट की डेफिनेशन दे रहे हैं आपको, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या होता है, पार्शली फिक्स्ड रहता है और फिर यूजेज चार्ज जो है वो उस हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। फिर ऑप्शन डी में आपको बोल रहे हैं विच रिमेन सेम फॉर द ईच यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होती है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, पर यूनिट कांस्टेंट होता है बट टोटल चेंज नहीं होता। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट चेंजेस, जो यूनिट बढ़ने पर कम होती है, वो होता है। ठीक है, तो आपके पास सही आंसर क्या रहेगा, फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन सी, विच डू नॉट चेंज इन टोटल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड डिस्पाइट चेंजेस इन आउटपुट। क्योंकि ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा एक गिवन पीरियड में, भले ही आउटपुट में चेंज हो या ना हो। ठीक है, ये फिक्स्ड कॉस्ट की डेफिनेशन है। सो जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपके पास। ठीक है, अब आज जब हम ये क्वेश्चन करेंगे आप रियलाइज़ करोगे कि अभी हमने जितने भी मॉक टेस्ट सीरीज़ कंटिन्यू करी थी, हमने पढ़ी थी, उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम ये चीज़ सीख सकते हैं कि द मोर वी विल प्रैक्टिस द मॉक टेस्ट सीरीज़, द मोर वी विल बिकम परफेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32, इसमें आपको पूछ रहे हैं कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। प्राइम कॉस्ट निकालनी है आपने। आपको डायरेक्ट मटेरियल परचेज दिया है, मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, सारी डिटेल्स ये दे रखी हैं आपको। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह के न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, और कॉस्टिंग से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो सारों की मैंने पूरी वर्कशीट बना करके आपको फेसबुक पेज पे मेरे अवेलेबल है। ठीक है, वो सारे फार्मूलाज मैंने वहाँ पे लिखे हुए हैं, सो यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। तो फार्मूला क्या है इसका पहले डिस्कस करते हैं। उससे पहले देखो, आपको पूछा क्या है, आपको यहाँ पूछा है प्राइम कॉस्ट के बारे में, है ना। अब सबसे पहले एक बात आपने बिल्कुल क्लियर रखनी है कि प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। अब इसमें आपने ध्यान देना है, यहाँ पे कोई परचेज्ड मटेरियल नहीं लिखा है फॉर्मूले में, कंज्यूम्ड मटेरियल लिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, नॉट डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड। तो आपने इन ये जो चीज़ें ना, इस पे ध्यान रखना है। डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड आपको कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको काम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आने वाला है। ठीक है, तो अब देखो, ये परचेज वाला तो आपका कैंसिल हो गया क्योंकि हमें तो कंजम्पशन दिया हुआ है, तो ये कंजम्पशन वाले को लेंगे हम लोग 90,000 को। डायरेक्ट लेबर जो है 60,000 का, ये भी लेना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है 20,000 की, ये भी लेने हैं। फिर आपको दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 30,000 का।
ये कभी भी प्राइम कॉस्ट में नहीं आता है, ठीक है। तो सिंपल हमें ये 3 चीज़ें दी हुई हैं, इन तीनों चीज़ों का हमने टोटल करना है। तीनों का टोटल कर कर आपके पास कितना आ जाएगा, आपने 90, 60, 20 इन तीनों को ऐड कर देना है, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1,70,000। तो ये आपके पास बन रहा है ऑप्शन नंबर सी में। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपने याद रखना है प्राइम कॉस्ट में सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओवरहेड्स बिल्कुल भी प्राइम कॉस्ट में आपके पास नहीं आते हैं, ठीक है, याद रखना। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहे हैं, सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट आर सीन इन द, सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट कहाँ दिखता है, किस लेजर में होता है। सबसे पहले एक बेसिक रूल याद रखना पड़ेगा आपको, लेजर्स का गोल्डन रूल क्या है। एक होता है आपके पास सेल्स लेजर, ये किसका पर्सनल अकाउंट होता है, ये होता है डेटर का पर्सनल अकाउंट। फिर आपके पास आता है परचेज लेजर, ये होता है क्रेडिटर्स का पर्सनल अकाउंट। फिर आपके पास होता है नॉमिनल लेजर, ये होता है आपका एक्सपेंसेस, इनकम्स, लॉसेस एंड गेन्स का अकाउंट होता है ये। फिर आपके पास आता है जर्नल लेजर, ये इम्पर्सनल अकाउंट्स और कंट्रोल अकाउंट इन सब का होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं हम इसी चीज़ में। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है सप्लायर का पर्सनल अकाउंट, सप्लायर का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर। क्रेडिटर का अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट, और क्रेडिटर के पर्सनल अकाउंट कहाँ पे बनाए जाते हैं, परचेज लेजर में मेंटेन किए जाते हैं। तो क्वेश्चन में आपको परचेज लेजर कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बार बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। सेल्स लेजर बोला था तो ये कस्टमर्स के लिए होता है, सप्लायर्स के लिए नहीं। नॉमिनल लेजर बोला है, ये एक्सपेंसेस और इनकम्स के लिए होता है। फिर जर्नल लेजर बोला है, सो ये कंट्रोल्स अकाउंट होते हैं, इंडिविजुअल सप्लायर्स नहीं होते हैं। और ऑल राइट, सो फाइनल आंसर विल बी योर परचेज लेजर, ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, इसमें आपको क्या पूछ रहे हैं, बुक कीपिंग इज रिगार्डेड एज द स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। बुक रीडिंग के बारे में, बुक कीपिंग के बारे में सॉरी आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का कौन सा स्टेप माना जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम अकाउंटिंग की प्रोसेस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे मेन स्टेप्स कौन से होते हैं अकाउंटिंग के, सबसे पहले आपके पास आता है बुक कीपिंग, फिर आता है अकाउंटिंग, फिर आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और फिर उसके बाद आपके पास आता है डिसीजन मेकिंग। मतलब अकाउंटिंग शुरू ही बुक कीपिंग से होती है, इसीलिए क्लियर ये बात याद रखो, बुक कीपिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। क्यों, क्योंकि जब तक ट्रांजैक्शन लिखी ही नहीं जाएंगी अकाउंटिंग का काम शुरू नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का फाउंडेशन होता है, इसलिए ये अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, सो इसमें आपको पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो आपको इक्वेशन दी हुई है, ये तो अब हमें पता ही है, हमने असंख्य बार कर भी रखा है, और ये तो हमें बचपन से पता है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, कैपिटल कहो या इक्विटी कहो, बात एक ही है। सो ये हमारा मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर सी में। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 इज आस्किंग विच कंसेप्ट सजेस्ट द एक्सक्लूजन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन बैलेंस शीट। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट ह्यूमन रिसोर्सेज को बैलेंस शीट में शो ना करने की बात करता है। मतलब सवाल सिंपल है, एम्प्लॉयज़, वर्कर, स्टाफ बैलेंस शीट में एसेट क्यों नहीं दिखते। तो एक बेसिक रूल ज़रा याद रखो, अकाउंटिंग में हमें पता है सिर्फ वही चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं जो पैसों में, मनी में मेजर की जा सकती हैं। एम्प्लॉयज़ का टैलेंट, उनका स्किल, उनका एक्सपीरियंस, इनकी एग्जैक्ट मॉनेटरी वैल्यू फिक्स नहीं हो सकती है, पॉसिबल नहीं होती है निकालना, है ना, इसलिए उसे नहीं लिखते हैं। तो ये कौन सा कंसेप्ट हमें कहता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसेप्ट या फिर कॉस्ट कंसेप्ट। तो ये है हमारे पास मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। जाहिर सी बात है इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स वाली चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, जो चीज़ें मनी में मेजर नहीं हो सकती वो बैलेंस शीट में इंक्लूड नहीं होती है, इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज को बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, इस पे आपको पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स शुड एन अकाउंटेंट फॉलो वाइल प्रिपेयरिंग अ वाउचर। मतलब वाउचर प्रिपेयर करते टाइम एक अकाउंटेंट को कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करने चाहिए। सो ये क्वेश्चन से सीधा मतलब है वाउचर बनाने से पहले क्या क्या चेक करना ज़रूरी है। अब ज़रा एक एक ऑप्शन को हम लोग ध्यान से समझते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है वेरीफाई द डेट, अमाउंट, सिग्नेचर एंड ट्रांजैक्शन डिटेल्स ऑन द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स।
एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है, वाउचर तभी बनता है जब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके करेक्ट हो। अच्छा, अब ज़रा ऑप्शन बी भी देख लेते हैं। ये बोल रहे हैं कन्फर्म इफ़ एन ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हैज़ अप्रूव्ड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल चेक करना कि ऑथराइज्ड सिग्नेटरी ने डॉक्यूमेंट्स अप्रूव किए हैं या नहीं किए। ये भी बिल्कुल सही है, ज़रूरी है, बिना अप्रूवल के वाउचर पास नहीं होता। ऑप्शन सी में बोला है सिलेक्ट द टाइप ऑफ वाउचर दैट विल बी यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन। सो सही बात है, ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट टाइप का वाउचर सेलेक्ट करना ये भी इंपॉर्टेंट है। पेमेंट, रिसीट, जर्नल, गलत वाउचर चूज ही नहीं होना चाहिए। तो अब सारे ही सही हैं। ऑप्शन सी में, डी में आपको मिल गया ऑल ऑफ द अबव। तो बस सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो आपके पास फाइनल आंसर रहेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 38 इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस डॉक्यूमेंट इज अ प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन सिंपल शब्दों में आपको ये बोल रहा है कि पेमेंट तो हो चुका है, इसका पक्का सबूत कौन सा डॉक्यूमेंट देता है। रिसीट देती है, इनवॉइस देती है, डेबिट नोट देता है, या नन ऑफ द अबव। अब देखो रिसीट क्या है, रिसीट का मतलब होता है पेमेंट रिसीव हो चुकी है, जैसे कैश दे दिया, चेक दे दिया, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। और सामने वाला रिसिप्ट कब देता है, रिसिप्ट क्लियर मतलब हाँ पैसा मिल गया, ये पेमेंट का प्रूफ होता है। ठीक है, सो आपके पास करेक्ट आंसर कौन सा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, रिसिप्ट ही आपका एक प्रूफ होता है। अब ज़रा एक बार बाकी ऑप्शंस पे डिस्कस कर देते हैं। इनवॉइस बोल रहे हैं, इनवॉइस क्या होता है, ये पेमेंट करने के लिए डिमांड है। इनवॉइस का मतलब अभी पेमेंट बाकी है, पेमेंट होने से पहले बनाया जाता है, इसलिए इनवॉइस पेमेंट का प्रूफ नहीं माना जाता है। फिर डेबिट नोट बोल रहे थे, डेबिट नोट का भी इशू होता है जब आप गुड्स रिटर्न करते हो, ओवर चार्ज करते हो या शॉर्ट सप्लाई करते हो। डेबिट नोट का काम पेमेंट प्रूफ देना नहीं होता, इसलिए ये भी गलत है। फिर नन ऑफ द अबव, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन ए आपके पास फाइनल आंसर है। आपने याद रखना है इनवॉइस पेमेंट मांगता है और रिसिप्ट पेमेंट मिलने का प्रूफ होता है। ओके, आज आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट के हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम करके दिया है, हो सकता है अगला क्वेश्चन आपको पे इनवॉइस के हिसाब से फ्रेम करके दे दें, इसलिए सारे ऑप्शंस को समझना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 39 इज आस्किंग इन अ बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड इज शोन एज व्हाट, डेबिट, क्रेडिट, एक्सपेंस या प्रॉफिट। मतलब जब हम बैंक में कैश जमा कराते हैं तो बैंक स्टेटमेंट में उस एंट्री को क्या दिखाया जाता है। एक रूल सबसे पहले आप याद रखो, बैंक स्टेटमेंट बैंक की बुक्स होती हैं, हमारी नहीं। अब सिचुएशन समझो, आप बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हो, बैंक के लिए कस्टमर का बैलेंस बढ़ गया, बैंक की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो अकाउंटिंग रूल क्या कहता है, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन लायबिलिटी यू नीड टू क्रेडिट दैट। इसलिए बैंक स्टेटमेंट में हमारा कैश डिपॉजिटेड विल बी देयर क्रेडिट। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखना है आपने एक चीज़, बैंक स्टेटमेंट बैंक की बुक होती है, कस्टमर का डिपॉजिट बैंक के लिए क्रेडिट कंसीडर किया जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन 40 में आपको पूछ रहे हैं व्हाट इज डिपॉजिट इन ट्रांजिट इन बैंक रिकंसिलिएशन। डिपॉजिट इन ट्रांजिट बैंक रिकंसिलिएशन में क्या है, हम पहले हम जानते हैं कि ये डिपॉजिट इन ट्रांजिट है क्या, इसका मतलब क्या है। हमने कैश या चेक बैंक में जमा कर दिया है, ठीक है, एंट्री कैश बुक में हो चुकी है, लेकिन बैंक ने अभी तक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट में एंट्री नहीं की। मतलब कैश बुक अपडेटेड है, बैंक स्टेटमेंट अभी अपडेटेड नहीं है। अब ज़रा लॉजिक लगाते हैं, अगर कैश बुक में अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है, बैंक स्टेटमेंट में कम दिख रहा है, तो दोनों को मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैंक बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए रूल याद रखो कि डिपॉजिट इन ट्रांजिट क्या है, एडेड टू बैंक बैलेंस। जब रिकन्सिलिएशन बैंक से स्टार्ट, बैंक बैलेंस से स्टार्ट हो तब। ठीक है, अब ज़रा ऑप्शंस देखते हैं। ये आपको बोला है पहले एडेड टू बैंक बैलेंस, सो दिस इज़ करेक्ट। फिर सब बाकी तो चलो सारे गलत ही हो गए। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डिपॉजिट इन ट्रांजिट कैश बुक में होता है, बैंक की बुक में नहीं होता है, इसलिए बैंक बैलेंस में ये ऐड किया जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 41, इसमें आपको पूछ रहे हैं what type of check is that which is issued by a firm but not yet presented to the bank। सवाल पूछ रहा है आपको वो कौन सा चेक होता है जो फर्म ने इशू कर दिया है पर बैंक ने अभी तक पेमेंट के लिए नहीं, बैंक में पेमेंट के लिए अभी तक नहीं पहुंचा। तो सही आंसर आपके पास है ऑप्शन नंबर बी, आउटस्टैंडिंग चेक्स। देखो सिनारियो समझो, मान लीजिए आपकी एक फर्म है और आपने अपने किसी सप्लायर को 10,000 का चेक काट के दे दिया। अब फर्म क्या एक्शन लेगी, जैसे ही आपने चेक साइन करके सप्लायर को दिया, आपने तुरंत अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी, पैसा गया, आपका बैलेंस आपकी बुक में कम हो गया।
अब डिले से क्या हुआ, अब वो सप्लायर शायद बिजी है या बैंक नहीं जा पाया, तो वो चेक अभी उसकी पॉकेट में ही है या उसने अपने बैंक में जमा नहीं कराया, तो बैंक का स्टेटस क्या दिखाएगा, क्योंकि चेक बैंक तक पहुंचा ही नहीं, तो बैंक को पता ही नहीं है कि आपके अकाउंट से पैसा काटना है, इसलिए बैंक की पासबुक में बैलेंस जो है वो कैसा है वैसा का वैसा ही रह जाएगा, है ना। तो आउटस्टैंडिंग चेक क्या है, इन्हें अनप्रेजेंटेड चेक भी कहते हैं। ये वो चेक होते हैं जो बिजनेस ने इशू तो कर दिए हैं पर बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए हैं। इनकी वजह से जो बीआरएस बनाते हैं वो कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आता है। ठीक है, समझ में आया आपको। अब ये जो ऑप्शन ए में बोला है ना इन्होंने, अनक्रेडिटेड चेक, अनकलेक्टेड चेक या बाउंस्ड चेक, ये जो अनक्रेडिटेड और अनकलेक्टेड है ना, ये ऑपोजिट होता है आउटस्टैंडिंग चेक का। ये अनक्रेडिटेड और अनकलेक्टेड वो चेक होते हैं जो आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए पर बैंक ने अभी तक उनका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं किया। और बाउंस चेक क्या होता है, ये तो हमें पता है, जब अकाउंट में बैलेंस कम हो या कोई साइन मिसमैच हो या कोई भी ऐसा कोई दिक्कत हुआ हो तो बैंक पेमेंट करने से मना कर देता है, तो उसे बाउंस कह देते हैं या फिर डिसऑनर चेक कह देते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है जब भी वर्ड इशूड आए और बैंक में नॉट प्रेजेंटेड हो तो आंखें बंद करके आउटस्टैंडिंग या अनप्रेजेंटेड चेक पर आपने टिक कर देना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 42, इसमें आपको पूछ रहे हैं द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS वॉज अर्लियर नोन एज, देखो PFMS का क्वेश्चन आया है। अब PFMS पे पूरी मैंने एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी बनाई हुई है और इस पे स्पेशल फोकस करके मैंने MCQs भी बनाए हुए हैं, तो दोनों चीज़ों को आपने प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हो। एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए आपको पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो खैर इस क्वेश्चन में आपको ये पूछ रहे हैं कि जो PFMS है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, उसको पहले हम क्या कहते थे, उसका पुराना नाम क्या था। तो सही आंसर है, मैंने बताया था आपको CPSMS, ये ऐसे करके याद रखना है आपने, CPSMS PFMS का पुराना नाम था, सेंट्रल प्लान स्कीम्स मॉनिटरिंग सिस्टम। अब थोड़ा इसके बारे में आप जान भी लो। ये देखो, पहले गवर्नमेंट स्कीम का पैसा ट्रैक करना थोड़ा ना मुश्किल होता था, पैसा कहाँ गया और सही बेनिफिशियरी तक पहुँचा या नहीं, इसके लिए एक सिस्टम की ज़रूरत थी। तो शुरुआत में क्या हुआ, इस सिस्टम की शुरुआत प्लानिंग कमीशन ने एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह की थी, तब इसका मकसद सिर्फ सेंट्रल प्लान स्कीम्स को मॉनिटर करना था, इसलिए इसका नाम सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम CPSMS रखा था। फिर वक्त के साथ ही इसका काम और बढ़ गया, अब ये सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं करता बल्कि DBT भी करता है। DBT मैंने बताया था क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, और गवर्नमेंट पेमेंट्स को मैनेज करने का भी पोर्टल बन गया ये। तो 2013 में इसका नाम बदल गया था क्योंकि इसका नाम अब पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट तक फैला चुका था, इसलिए इसका नाम बदल कर PFMS कर दिया, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको और भी कई चीज़ें इससे रिलेटेड पूछी जा सकती हैं कि किससे मैनेज, इट इज़ मैनेज्ड बाय होम। सो PFMS का कौन मैनेज करता है, CGA मैंने बताया था, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट, ये एडमिनिस्टर करता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है, इसके जरिए ही DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैसे कि गैस सब्सिडी या स्कॉलरशिप सीधे लोगों के बैंक अकाउंट में जाती है। तो जो हम जब गैस सिलेंडर लेते हैं उसकी सब्सिडी हमारे अकाउंट में आती है ना, वो भी एक इसी का ही उदाहरण है आपके पास। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। ये CGA बोला है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये वो ऑफिस या बॉडी होती है जो PFMS को चलाती है, इसका पुराना नाम नहीं है ये। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखो आपके पास कोर बैंकिंग सिस्टम भी बोला हुआ है। सो ये बैंक का इंटरनल नेटवर्क सिस्टम होता है जिनसे आप कहीं भी अपनी ब्रांच एक्सेस कर सकते हैं, इसका PFMS के नाम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 43, इसमें पूछ रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज कॉमनली नोन एज व्हाट। तो सवाल आपको ये पूछ रहा है कि इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड से बनाई गई फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेटमेंट को आम तौर पे क्या कहा जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, इस पे भी मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। तो देखो सोचिए, एक छोटा दुकानदार है जो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करता, सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ करता है, उसके पास प्रॉपर जर्नल या लेजर नहीं है, बस कुछ खास रसीदें और एक पुरानी सी डायरी है। अब उसे साल के एंड में चेक करना है कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी, कितने एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज़ हैं।
तो क्योंकि रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट हैं तो वो एक प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं बना सकता, क्योंकि बैलेंस शीट के लिए तो ट्रायल बैलेंस मैच होना ज़रूरी है। इसके लिए वो एक एस्टिमेट लगा लेता है और एक स्टेटमेंट बना देता है जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहते हैं। इसका मेन मकसद क्या होता है, बिजनेस की कैपिटल को पता लगाना। फॉर्मूला वही है, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है, तो जो डिफरेंस आ जाता है ना बैलेंस शीट में, ये कैपिटल आपका निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और एस्टिमेशन से बनता है, इसलिए इस पर 100% भरोसा हम नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 44 में आपको क्या बोल रहे हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड टू पार्टनर। मतलब जब पार्टनर की ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है तो अकाउंटिंग में उसकी एंट्री क्या होती है, क्रेडिट किया जाता है पार्टनर के करंट में, दिखाया ही नहीं जाता करंट में, या पार्टनर के कैपिटल में डेबिट होता है, या नन ऑफ द अबव, क्या होता है। देखो अब समझो, मान लीजिए एक पार्टनर ने बिजनेस के पर्सनल यूज़ के लिए 5,000 रुपया निकाल लिया बिजनेस से। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड के मुताबिक क्या होगा, उसकी इस एक्ट पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसने ड्राइंग किया है। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए एक इनकम होती है, इसलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। पर पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्टनर के लिए एक खर्चा यानी कि एक्सपेंस है, जो या आपका नुकसान है, क्योंकि ये पैसा आपको देना पड़ रहा है। तो अकाउंटिंग एंट्री इसकी क्या होती है कि जब पार्टनर से पैसा लेना होता है तो उसका कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी है कम कर दिया जाता है। अकाउंटेंसी का रूल कहता है कि जब कैपिटल कम होती है तो उसे डेबिट करते हैं। तो जर्नल एंट्री उसकी क्या रहेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, तो सही आंसर आपके पास क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 45 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, अगेन पार्टनरशिप पे बेस्ड है ये। एम एंड एन आर टू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 3:2 रेशो। एम और एन की ओल्ड रेशो आपको दी हुई है 3:2। पी एक न्यू पार्टनर आया 1/5 शेयर के लिए, तो आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है। तो जब आपको ओल्ड रेशो दे रखी होती है और नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ होता है, तो न्यू रेशो निकालने का तरीका क्या होता है, देखो ये जो न्यू पार्टनर का शेयर, एक सेकेंड, ये जो न्यू पार्टनर का शेयर आपको दिया हुआ है ना 1/5, पी का शेयर है 1/5। तो हम सबसे पहले यहाँ से क्या निकालते हैं, रिमेनिंग शेयर। पूरे फर्म का होता है 1, पी का है 1/5। तो 1 में से 1/5 गया तो कितना रह गया, 4/5, यानी कि 4/5 जो है ये पूरी दोनों पुराने पार्टनर्स का हिस्सा है, पूरी फर्म का है। तो ये दोनों में बटेगा, एम और एन दोनों में, 4/5 इसके पास भी, 4/5 इसके पास भी। अब ये इस शेयर को कितने हिस्से में बांटेंगे, ये बांटेंगे 3:2 में। तो 3/5 इसके पास, 2/5 इसके पास। तो अब आपके पास एम के पास कितना बन गया, 4 3 12/25, और एन का बन गया 8/25। अब पी को बैलेंस अपने बेस इक्वल करना है, 1/5 है, तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 5/5 के साथ। तो एक सेकेंड, इसको थोड़ा मैं क्लियर कर देती हूँ। तो ये पी का शेयर कितना बन गया, ये आ गया 5/25। तो अल्टीमेटली एम का बन गया 12, एन का 8 और पी का 5। 12, 8 और 5, 12, 8 और 5 आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी में। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। 46th क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं, द मैथड ऑफ ट्रांसफरिंग आइटम्स फ्रॉम अ जर्नल इनटू देयर रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट और जर्नल्स इज नोन एज व्हाट। तो देखो इसमें आपको ये पूछ रहे हैं कि वो मेथड जिसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं आइटम्स को जर्नल्स में से कहाँ पर, उनके रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स में या जर्नल में से, तो उसे क्या कहते हैं। तो सही आंसर क्या है आपके पास, ऑप्शन नंबर डी, पोस्टिंग। समझो जर्नल में एंट्री पास करने के बाद जब हम उन्हें अलग अलग अकाउंट लेजर्स में लिखते हैं तो उस प्रोसेस को पोस्टिंग कहते हैं। जर्नलाइजिंग क्या होती है, जर्नल में रिकॉर्ड करना। पोस्टिंग क्या होती है, लेजर में ट्रांसफ़र करना जर्नल में से। और बैलेंसिंग क्या होती है, लेजर का टोटल निकाल कर बैलेंस करना। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ एक चीज़ आपने और याद रखनी है, ये जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये भी एग्जाम में बहुत आते हैं, तो ये भी आपने बड़े याद रखने हैं। और ये हमने बहुत बार ये क्वेश्चन जो है मॉक टेस्ट सीरीज़ में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 47।
इसमें आपको पूछ रहे हैं व्हेन ऑडिट इज अंडरटेकन टू चेक द फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड इरेगुलरिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ विच टाइप ऑफ ऑडिट। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल कंट्रोल्स को चेक करना और गड़बड़ियों को इरेगुलरिटीज़ को पता लगाने के लिए ऑडिट किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सिस्टम ऑडिट, कॉम्प्लायंस ऑडिट, इंटरनल ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनल ऑडिट। मान लीजिए आपकी एक बड़ी कंपनी है, आप नहीं चाहते कि साल के एंड में जब सरकारी एक्सटर्नल ऑडिटर आए तब कोई बड़ी गलती या फ्रॉड पकड़ी जाए, इसलिए आप साल भर अपनी ही किसी एम्प्लॉई या एक्सपर्ट को रख लेते हैं जो सब कुछ चेक करे। ठीक है, इसका मकसद क्या है? इसका मेन फोकस है सिर्फ नंबर्स मैच करना नहीं होता, बल्कि ये देखना होता है कि क्या कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स, पैसा खर्च करने के रूल्स ये मजबूत हैं या नहीं है। इस ऑडिट की सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि ये इरेगुलरिटीज़ और फ्रॉड को शुरुआत में ही पकड़ लेता है। ठीक है, सो ये मैनेजमेंट की मदद करता है ताकि वो बिज़नेस को इफ़ेक्टिव तरीके से चला सके। ठीक है, बाकी ये जो आपको सिस्टम ऑडिट बोला है ये ज़्यादातर आईटी सिस्टम्स पर स्पेसिफिक ऑपरेशनल प्रोसेस की एफिशिएंसी चेक करने के लिए होता है। कंप्लायंस ऑडिट बोला है, इसका फोकस सिर्फ ये चेक करना होता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन सारे लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। और जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है ये कानून द्वारा कंपलसरी होता है, इसका काम शेयर होल्डर को रिपोर्ट देना होता है कि मैनेजमेंट की इंटरनल इरेगुलरिटीज़ चेक करना इसका प्राइमरी फोकस नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ question number 48C, we have another question based on formula। करंट रेशियो का फॉर्मूला पूछा हुआ है, वी नो इट। फॉर्मूला क्या होता है? CA/CL। ठीक है, सो इसमें तो कोई डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है। फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बोले हैं, सारे आपने याद रखने हैं, कोई भी फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अ बैंक पासबुक इज़ अ कॉपी ऑफ व्हाट? बैंक पासबुक किस चीज़ की कॉपी होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, द कस्टमर अकाउंट इन द बैंक्स लेजर। समझो, जब आप बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हो तो आप बैंक के लिए एक लायबिलिटी होते हो, क्योंकि बैंक को आपका पैसा वापस करना है। बैंक अपने रिकॉर्ड्स में, अपने लेजर में आपका एक अलग अकाउंट बनाता है। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो क्या होता है ना, बैंक अपने लेजर में आपकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। जब आप पैसा जमा कराते हो बैंक आपका अकाउंट क्रेडिट करता है, और जब आप निकालते हो तो वो डेबिट कर देता है। अब पासबुक क्या है? बैंक आपको एक छोटी बुक दे देता है ताकि आप देख सको कि बैंक ने आपके अकाउंट में क्या क्या एंट्री करी है। इसलिए पासबुक असल में बैंक के लेजर में बने आपके अकाउंट की एक कॉपी है, रेफरेंस कॉपी है। तो अब देखो, कैश बुक का बैंक कॉलम है ना, ये आप खुद बनाते हो, याद रखना, कई बार इसमें कन्फ्यूजन होती है। पासबुक जो है ये बुक हम लोग, ये बैंक बनाता है, और कैश बुक का जो बैंक कॉलम है ये हम खुद बनाते हैं, फॉर्म। ठीक है, ऑल राइट। सो नाउ वी आर इन क्वेश्चन नंबर 50। इसमें पूछ रहे हैं ट्रायल बैलेंस हेल्प्स टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ व्हाट? ट्रायल बैलेंस किसकी एक्यूरेसी चेक करने में मदद करता है आपकी? ऑप्शन आपको दिए हैं बैलेंस शीट, लेजर, जर्नल्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, लेजर। देखो सोचिए, आपने साल भर हज़ारों एंट्री जर्नल में की, फिर उनके अलग अलग लेजर बनाए, कैश, बैंक, सेल्स वगैरह, इन सब में पोस्ट किया। अब बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की? इसलिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसका मकसद क्या होता है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना, हिसाब किताब की बराबरी चेक करना। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 51। इसमें आपको पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज़ जनरली प्रिपेयर देयर बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम? मतलब आपने ये बताना है कि ये नीचे दिए गए एंटिटीज़ में से कौन से आम तौर पर सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत अपनी हिसाब किताब की किताबें तैयार करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी, सोल ट्रेडर, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सोल ट्रेडर्स। मान लीजिए आपकी एक छोटी सी किराने की दुकान है, आप अकेले ही अपना बिजनेस चला रहे हो, सोल ट्रेडर हो, आपके पास इतना वक्त या रिसोर्सेज नहीं कि डबल एंट्री के सारे रूल्स फॉलो कर सको। तो जो हमारे छोटे व्यापारी होते हैं ना, सोल ट्रेडर्स होते हैं, वो अक्सर अपना कैश और पर्सनल अकाउंट ये जो खुद ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। इनका बिजनेस साइज छोटा होता है, इसलिए ये सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम को प्रेफर करते हैं। ठीक है, सिंगल एंट्री को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हर ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू, डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं होते हैं। ठीक है,
बट बड़ी कंपनीज के लिए डबल एंट्री कंपलसरी है, पर सोल ट्रेडर्स के लिए ऐसी कोई कड़ा कानून नहीं होता, कोई पाबंदी ऐसी नहीं होती है, इसलिए सोल ट्रेडर इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 ये पूछ रहा है जीएसटी इज़ अ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेस्ड ऑन, मतलब ये जो जीएसटी है ये गुड्स और सर्विसेज पे लगने वाले, इनकी खपत पे, इनकी कंजम्पशन पे लगने वाले टैक्स हैं जो किस पर बेस्ड है, किस पर आधारित है, डेवलपमेंट पे, डिविडेंड पे, ड्यूरेशन पे या डेस्टिनेशन पे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डेस्टिनेशन पे। देखो मानो एक मोबाइल फ़ोन हरियाणा में बनता है, ठीक है, हरियाणा क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, लेकिन उसे जम्मू एंड कश्मीर का एक कस्टमर खरीद रहा है, तो जम्मू एंड कश्मीर क्या होगी, कंज्यूमिंग स्टेट होगी। तो ओल्ड सिस्टम में क्या होता था, पहले का टैक्स सिस्टम में क्या होता था, जिस स्टेट में माल बनता था, जैसे हरियाणा में बना तो उसी स्टेट की गवर्नमेंट को टैक्स का फ़ायदा मिलेगा, इसे ओरिजिन बेस्ड टैक्स कहते थे। जीएसटी की वजह से क्या हुआ, जीएसटी रेवोल्यूशन से क्या हुआ, जीएसटी ने इसे पूरी तरह बदल दिया, जीएसटी का बन गया डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसका मतलब टैक्स का रेवेन्यू उस स्टेट को मिलेगा जहां वो सामान फाइनली कंज्यूम हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारे एग्जाम्पल में मोबाइल हरियाणा में बना पर बिका कहाँ, जे&के में, तो जीएसटी का टैक्स जो है वो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 आपको पूछ रहा है व्हाट डज फाइनेंशियल लेवरेज मेजर, क्या मेजर करता है फाइनेंशियल लेवरेज। नो चेंजेस विद ईबीआईटी एंड ईपीएस, द सेंसिबिलिटी ऑफ ईबीआईटी विद परसेंटेज चेंज विद रिस्पेक्ट ऑफ आउटपुट, सेंसिबिलिटी ऑफ ईपीएस विद रिस्पेक्ट percentage change in EBIT level, percentage variation in the level of production. The correct answer is option C, the sensibility of EPS with respect to percentage change in EBIT level. मानो आपकी एक कंपनी है, आपका बिजनेस चलाने के लिए बैंक से लोन लिया हुआ है जिस पर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है। फाइनेंशियल लेवरेज हमें ये बताता है कि आपके प्रॉफिट में थोड़े से बदलाव से आपके शेयर होल्डर की कमाई पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। टर्मिनोलॉजीज को समझो। जो आपको ईबीआईटी बोला हुआ है ना, ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। ये वो कमाई है जो इंटरेस्ट और टैक्स दोनों से पहले होती है। फिर ईपीएस है, ईपीएस होता है अर्निंग्स पर शेयर, ये वो पैसा है जो सारे खर्चे और टैक्स देने के बाद एक शेयर के हिस्से में आता है। ठीक है, तो फॉर्मूला का लॉजिक क्या है कि फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला ही आपके पास यही होता है, यही मेजर वो करता है कि वो ईपीएस की सेंसिबिलिटी को मेजर करता है विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी लेवल। ठीक है, मतलब निकला क्या, अगर आपकी कंपनी में डेट उधारी ज़्यादा है तो फाइनेंशियल लेवरेज हाई होगा। इसका मतलब है कि अगर ईबीआईटी थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो ईपीएस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर ईबीआईटी गिरा तो ईपीएस भी बहुत तेज़ी से गिरेगा, इसलिए इसे सेंसिबिलिटी ऑफ ईपीएस कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ईपीएस ईबीआईटी के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ऑल राइट, so correct answer will be option number C. Now question number 54 इसमें आपको पूछ रहे हैं फाइनेंस बिल becomes the finance act when it is passed by, फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट कब बनता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, when it is passed by both हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड साइंड by प्रेसिडेंट। मानो बजट का वक्त है, वैसे है ही, बजट आ भी चुका है, गवर्नमेंट नए टैक्स रूल लाना चाहती है, इसके लिए वो एक ड्राफ्ट तैयार करती है, उसे फाइनेंस बिल कहते हैं। पर ये तुरंत कानून नहीं बनता है, उसके लिए एक लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले क्या है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल। सबसे पहले इसे पार्लियामेंट की दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा से गुजरना होता है। फाइनेंस बिल एक मनी बिल होता है, इसमें लोकसभा की पावर ज़्यादा होती है। अब टर्निंग पॉइंट कब आता है, जब दोनों हाउस इस बिल को पास कर देते हैं, तब ये जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, तो जब प्रेसिडेंट इस बिल को अपने सिग्नेचर, इस बिल पे अपना सिग्नेचर कर देता है, तो एसेंट दे देता है, तभी वो फाइनेंशियल बिल बदल कर क्या बन जाता है, फाइनेंस एक्ट बन जाता है और पूरे देश में कानून की तरह लागू हो जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब 55 क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड ऑल्सो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ व्हाट। समझो, वो कमाई जो इंडिया के बाहर पैदा हुई और इंडिया के बाहर ही रिसीव हुई, वो किस केस में इंडिया में टैक्सेबल होगी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मानो एक व्यक्ति है जो अमेरिका में नौकरी करने वहाँ चला गया और वहाँ डॉलर्स कमा रहा है और वहाँ के ही बैंक में वो पैसा जमा भी कर रहा है,
क्या इंडिया में उस पर टैक्स लगेगा? इसका जवाब डिपेंड करता है कि वो बंदा, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। अगर तो वो है ROR, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसे ROR कहते हैं। ROR पर, ROR क्या है? इनकी ग्लोबल इनकम पर इंडिया में टैक्स लगता है। मतलब चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में पैसा कमाओ, अगर आप ROR हो तो आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए बाहर कमाई और बाहर रिसीव हुई, बाहर ही कमाई आपने, ठीक है, पैसा बाहर कमाया, बाहर ही रिसीव हुआ, पर ROR हो तो वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसको भी समझते हैं। ये रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, RNOR, इनके लिए फॉरेन इनकम तभी टैक्सेबल होती है अगर वो बिजनेस या प्रोफेशन इंडिया से कंट्रोल कर रहे हैं। जनरल फॉरेन इनकम जो है इनकी, वो टैक्सेबल नहीं होती है। फिर नॉन रेजिडेंट, इनके लिए फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती, इन्हें सिर्फ इंडिया में कमाई गई या रिसीव हुई इनकम पर ही टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 56 में। आपको पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ गुड्स एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 252 ऑफ CGST एक्ट 2017। मतलब CGST एक्ट 2017 के सेक्शन 252 के मुताबिक गुड्स की डेफिनेशन में इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस शामिल किए गए हैं? मनी, एक्शनेबल क्लेम, सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्शनेबल क्लेम। देखो, GST में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सरकार किन चीज़ों पर टैक्स लगा सकती है। इसके लिए गुड्स की एक बहुत ही क्लियर डेफिनेशन दी गई है। गुड्स क्या है? ये सेक्शन 252 के मुताबिक बताया गया है कि हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी, जो चीज़ हिलाई जा सके, वो गुड्स है। इसमें ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और ज़मीन से जुड़ी ऐसी चीज़ें जो सप्लाई से पहले अलग की जा सकती हैं, वो सब शामिल होती हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है कि एक्शनेबल क्लेम्स को गुड्स माना जाएगा। एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब होता है ऐसा ऐसा दावा, ऐसा क्लेम जिसे आप कोर्ट के ज़रिए एनफोर्स करवा सकते हैं, जैसे कि लॉटरी टिकट या बेटिंग से होने वाली कमाई। अब इसे आपको क्या बोल रहे हैं, ये सब कुछ तो इन्होंने इंक्लूड कर दिया। एक्सक्लूड क्या किया जाता है? डेफिनेशन दो चीज़ों को गुड से बाहर रखती है, एक तो मनी को, कैश या करेंसी गुड्स नहीं मानी जाती, और एक सिक्योरिटीज़ को, शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड को भी गुड्स की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। हालांकि ये मूवेबल होते हैं, पर फिर भी ये जो मनी है ना, इसे गुड से बाहर रखा गया है क्योंकि ये सप्लाई का मीडियम है, खुद सप्लाई नहीं है। सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स जो हैं दोनों ही सिक्योरिटी की कैटेगरी में आते हैं और सेक्शन 252 इन्हें गुड्स नहीं मानता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं। इसमें आपको क्या पूछ रहे हैं? अमाउंट पेएबल एट द टाइम ऑफ क्लोजर और ऑप्टिंग आउट फॉर नेशनल पेंशन स्कीम referred to in 18 CCD shall be exempt to the extent of total amount payable। मतलब सेक्शन 80 CCD के तहत जो NPS है, जिसे हम नेशनल पेंशन स्कीम कहते हैं, NPS का बंद होना या उसे बाहर निकलने पर मिलने वाला कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि टैक्स फ्री होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 40%। देखो, मान लो आपने रिटायरमेंट के लिए NPS में पैसा इन्वेस्ट किया था, अब आप रिटायर हो रहे हो या स्कीम बंद कर रहे हो और आपके पास एक बड़ा अच्छी खासी जमा पूंजी इकट्ठी हो गई है, तो इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक जब आप NPS से बाहर निकालते हैं, उसे क्लोज़ करते हैं, तो टोटल अमाउंट जो है, टोटल आपकी जितनी भी जमा पूंजी है उसका एक हिस्सा आपको टैक्स फ्री मिलता है, ठीक है। तो करंट रूल के हिसाब से टोटल उसका इनकम का 60% हिस्सा टैक्स फ्री होता है। लेकिन काफ़ी समय तक पुराने एग्ज़ाम के क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में ये लिमिट 40% ही रही है, ठीक है। तो अगर आपके ऑप्शन में 60 नहीं है तो 40%, जो कि ओरिजिनल एग्जाम्पशन लिमिट थी, उसको भी सही आंसर हम मान सकते हैं, ठीक है। तो जो बचा हुआ 40% या 60% होता है, उसे मैंडेटरी एन्युटी या पेंशन जिसे हम कहते हैं, उसे खरीदने के लिए यूज़ किया जाता है, जिस पर बाद में पेंशन मिलने पर टैक्स लगता है, ठीक है। तो फिलहाल करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 58 आपको क्या बोल रहा है? गुडविल ऑफ अ फर्म ऑफ एक्स एंड वाई इज वैल्यूड एट 30,000, इट इज़ अपियरिंग इन द बुक्स एट 12,000।
Z is admitted for 1/4 share. What amount he is supposed to bring for the goodwill? मतलब XY पार्टनर है पुराने, उनकी गुडविल जो है फॉर्म की वो है 30,000 और बुक्स में कैसे कितनी अपीयर हो रही है वो एज 12,000। अब Z आया 1/4 शेयर लेके, वो कितना हिस्सा गुडविल के लिए लेकर कर आएगा। अब देखो, जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो उसे दो चीज़ों के लिए पैसा लेना होता है, पहला कैपिटल के लिए और दूसरा प्रीमियम ऑफ गुडविल के लिए। अब आपके पास टर्म है वैल्यूड और अपीयरिंग गुडविल। अपीयरिंग गुडविल कितनी है? 12,000। इसे ओल्ड गुडविल कहते हैं। अकाउंटिंग रूल के मुताबिक नए पार्टनर के आने पर इसे पुराने पार्टनर में राइट ऑफ कर दिया जाता है। ये जो 12,000 है, ठीक है, नए पार्टनर का शेयर का हिस्सा, इससे कोई लेना देना नहीं होता। फिर होती है आपके पास वैल्यूड गुडविल, ये जो आपके पास 30,000 की है, इसे करंट वैल्यू कहते हैं। नया पार्टनर हमेशा इसी वैल्यू पर अपना शेयर लेकर कर आता है। तो हमने सिर्फ नए पार्टनर यानी Z के शेयर को करंट मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप ये देखो, टोटल वैल्यूड गुडविल कितनी है? 30,000 और Z का शेयर कितना है? 1/4 शेयर है ना। तो अब आप ये देखो, जब हम Z का शेयर निकालेंगे हम 30,000 इंटू 1/4 कर देंगे, तो ये कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया 7,500। ठीक है, समझ में आया? अब अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं कि वैल्यूड और अपीयरिंग गुडविल के डिफरेंस, यानी ये 30 और 12 के डिफरेंस 18,000 पर शेयर निकाल देते हैं। लेकिन ध्यान रखो कि नया पार्टनर हमेशा पूरी वैल्यूड गुडविल के हिसाब से ही अपना प्रीमियम लेकर कर आएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। एजर्शन रीजन पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। एजर्शन आपको बोल रहा है, इफ़ द इंटरेस्ट इज़ पेबल आउटसाइड इंडिया टैक्स मस्ट बी डिडक्टेड एट सोर्स। इनकम टैक्स के मुताबिक अगर आप इंडिया से बाहर किसी को पेमेंट कर रहे हो, जैसे इंटरेस्ट, रॉयल्टी या टेक्निकल फ़ीस, ये सब कुछ कर रहे हो, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उस पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसे हम TDS कहते हैं, वो करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि सरकार अपना टैक्स रेवेन्यू पहले ही सिक्योर कर ले, क्योंकि एक बार पैसा देश के बाहर चला गया तो टैक्स वसूलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, रीज़न क्या बोल रहा है आपको? इफ़ टैक्स हैज़ नॉट बिन डिडक्टेड एट सोर्स, the amount paid as interest will not be allowed as deduction in computing business income। मतलब सरकार ने इस रूल को फॉलो करवाने के लिए एक कड़ी शर्त रखी है। सेक्शन 40A(1) के तहत अगर आपने इंटरेस्ट पे करते वक्त TDS नहीं काटा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको उस इंटरेस्ट एक्सपेंस की डिडक्शन नहीं देगा। कनेक्शन क्या हुआ इनका? मतलब अगर आपका इंटरेस्ट का खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा, जिससे आपका टैक्सेबल प्रॉफिट और बढ़ जाएगा और आपको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। इसलिए आपका एजर्शन जो है, एजर्शन बिल्कुल सही है और रीज़न बिल्कुल सही वजह है, और वो बिल्कुल एजर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर A। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी नहीं, यस आखिरी है, उसके बाद क्योंकि आपका ये इंग्लिश शुरू हो जाता है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें आपको क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड बाय द फर्म टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 पर ईयर। इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, आपने बताना है फाइंड आउट द नंबर ऑफ़ यूनिट दैट मस्ट बी सोल्ड। कितने यूनिट्स बेचने चाहिए फर्म को ताकि वो इतना प्रॉफिट पर ईयर कमा सके। ठीक है, बाकी आपको ये वैल्यूज़ दी हुई है। सेल प्राइस दी हुई है 25 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी है 12 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट दी है 3 रुपीज़ पर यूनिट, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हैं और फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट भी दी हुई हैं आपको। तो देखो, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस बड़े आते हैं। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ को पहले हम इकट्ठा कर लेते हैं। डिज़ायर्ड प्रॉफिट कितना है? 1,80,000 है ना। अब आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 25 पर यूनिट। फिर आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? ये है 12 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और 3 सेलिंग कॉस्ट। कितनी बन गई? ये बन गई 15 पर यूनिट। और फिर आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? ये है आपकी 5 लाख फैक्ट्री ओवरहेड और 3 लाख आपके सेलिंग ओवरहेड। तो ये कितना आ गया? 8 लाख। ठीक है, अब आपने निकालना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है कैसे? कंट्रीब्यूशन हमेशा बताता है कि हर यूनिट बेचने पर
फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट के लिए कितना पैसा बच रहा है, ठीक है। अगेन देखो ये कॉस्टिंग का आ गया ना क्वेश्चन, इसके फॉर्मूला सारे मैंने दिए हुए हैं, आपको चेक कर लेना। चलिए फिलहाल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास आ गई 15, हमारे पास सेल प्राइस भी आ गई है 25। तो अब सबसे पहले इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, एस पी माइनस वी सी। तो 25 माइनस 15 कितना आ गया आपके पास, 10 रुपीज़ पर यूनिट आ गया। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता है 8 लाख है। तो अब सेल्स यूनिट निकालनी है ना आपने, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 8 लाख, डिज़ायर प्रॉफिट कितना था आपका 1,80,000। तो 8 लाख और 1,80,000 कितना हो गया, ये आपके पास आ गया 9,80,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये हमारे पास थी 10। तो डिवाइड करके इसको कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 98,000, जो आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में। सो फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस अकाउंटेंसी के, ठीक है, ये हमने सारे डिस्कस कर लिए। अब नई वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें हम और पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने से क्या फ़ायदा होता है कि हमारे को आइडिया लग जाता है क्वेश्चन किस तरह से एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर ये साथ साथ मेरे सॉल्व किया था तो मुझे बताना ज़रा आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।